हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। यहाँ पे हमें बताना है 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। 1 और 1000 के बीच में ना कुल मिला के कितना परिमेय संख्या होगा? अनंत परिमेय संख्या। और केवल 1 और 1000 के बीच नहीं, अगर हमसे यह पूछा जाता कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो 1 और 2 के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होगा। मतलब किन्हीं दो संख्या के बीच में, कोई दो संख्या रहे उसके बीच में ना अनंत परिमेय संख्या होगा। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको भी हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q कहने का मतलब बट्टा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाएगा। और जिसको p/q के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्या हम लोग हटा लेते हैं, रेस्ट जो भी बचेगा वह परिमेय होगा। तो अपरिमेय देख लीजिए क्या होता है, पाई अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। आप बोलोगे कि सर पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई को तो हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वह 22/7 नहीं होता है, ठीक है, अनुमानित मान है। तो इस वजह से पाई हमारा क्या है? अपरिमेय है। ध्यान रखिएगा, अपरिमेय अगर हम हटा लेते हैं तो रेस्ट जो बचेगा वह क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। तो पाई आपका अपरिमेय होता है। इसके अलावा रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, जैसे √7, √13, √15, √19, यह सब क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। इसके अलावा अगर इस तरीके से दशमलव के बाद अलग अलग प्रकार का संख्या रिपीट करे, 2, 5, 4, 3 ... अलग अलग प्रकार का संख्या रिपीट करे, तो यह आपका अपरिमेय होगा। और रेस्ट जो भी बचा है वह आपका परिमेय होगा। तो इन 3 डाटा को बस आप याद रखिएगा। पाई अपरिमेय होता है, रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले अपरिमेय होगा, दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट करता हो और अलग अलग संख्या रिपीट करे तो वह आपका अपरिमेय होगा। रेस्ट जो भी बचा है वह परिमेय होगा। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 3, तो क्या 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 के लिए हम 3/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा में 1 होता है, तो इसको p/q के रूप में लिख लिए तो यह परिमेय होगा। इसके अलावा 22/7 परिमेय है। इसके अलावा अगर दशमलव के बाद इस तरीके से 7.333 ... इस तरह से संख्या आ जाए तो यह भी आपका परिमेय होगा। देखिए, दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट किया है, अलग अलग संख्या रिपीट करेगा तब अपरिमेय होगा। यहाँ पे एक ही संख्या बार बार आया है तो यह क्या होगा आपका? यह आपका परिमेय होगा, क्योंकि इसको भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह वास्तव में क्या है? रेकरिंग है। एक ही संख्या बार बार आता है तो रेकरिंग, और रेकरिंग को भिन्न में हम लोग बदलते हैं। इसके अलावा अगर इस तरह से 1.125, अब यहाँ पे क्या है? दशमलव के निश्चित स्थान तक आया है तो इसको भी भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। दशमलव हटाएंगे, बट्टा में 1 पर 3 0, तो यह सब भी आपका क्या होगा? परिमेय होगा। रेस्ट जो भी बचा है वह आपका अपरिमेय होगा। अब हमने यहाँ पे आपसे कहा कि 1 और 1000 के बीच में कितने परिमेय संख्या होता है? अनंत होता है। वह कैसे होता है उसको समझिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1 और 2 के बीच में आप बताइए कि संख्या कौन होगा, है ना? 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या होगा? तो 1 और 2 के बीच में देखिए, क्या 3/2 1 और 2 के बीच होगा? हो जाएगा सर, क्योंकि 3/2 का मान 1.5 होता है और 1.5 इस दोनों के बीच होगा। बीच कहने का मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा। अगर हम आपसे कहें कि क्या 5/4 इस दोनों के बीच होगा, तो 5/4 का मान निकाल के देख लीजिए, 1.25 आएगा 5/4 का मान, है ना? 5/4 का मान कितना आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा। तो 1.25 क्या इस दोनों के बीच है? हाँ सर, 1.25 इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इस दोनों के बीच है। कहने का मतलब है कि इस तरीके से बहुत सारे भिन्न को हम लोग लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच होगा। तो कहने का यह मतलब है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे हम आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, जिससे यह क्वेश्चन आपका और सिंपल हो जाएगा। हमें इन दोनों का क्या बताना है? मौसप यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF। तो HCF निकालने के लिए हमारा मेथड क्या है
कि जिन संख्याओं का HCF निकालना हो ना, आप उसमें अंतर निकालिए। तो 3341 और 3328 का हमें निकालना है HCF यानी कि महत्तम समावर्तक। तो हमने आपसे क्या कहा, इसका अंतर निकालिए। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइए, कितना आता है 13। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाने के बाद जो मान आया है वह अगर सबको काट रहा है तो यही हमारा आंसर होगा। 13 देखिए इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, और अच्छी बात यह है कि 13 ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 13 होगा। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज, अगर 13 हमारा आंसर नहीं होता है, इन दोनों का अंतर जो निकाले वह इस दोनों को नहीं काटता है, उस केस में 13 को काटने वाली ही कोई ना कोई संख्या हमारा आंसर होगा। तो 13 वैसे भी किसी संख्या से नहीं कटता है, तो 13 जो है ना 1 से कटता है, वैसे बाकी किसी से नहीं, और 1 से तो दुनिया का कोई भी संख्या कटता है। तो वैसे भी इस दोनों को काटने वाली संख्या हमारा क्या होना है, यहाँ पे 13 होना है। तो तरीका क्या है कि जब भी दो बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकालना होगा तो आपको करना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो संख्या आए वह संख्या अगर दोनों को काट रहा है तो वही HCF होगा, और अगर नहीं काटेगा तो फिर उस संख्या को काटने वाली जो संख्या होगा वही आपका HCF होगा, जो ऑप्शन की मदद से भी आप चुन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपका बोर्ड मास पे आधारित है ना। यहाँ पे कई सारा चिन्ह दिया गया है, कई ब्रैकेट दिया गया है, तो इसमें जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वह बोर्ड मास के हिसाब से करते हैं। अब बोर्ड मास में देख लीजिए, शब्द है आपका BODMAS, ठीक है। बोर्ड मास में इतना शब्द है। अब बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है, बी रेफर करता है ब्रैकेट के लिए, यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट का क्रिया करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट का क्रिया करना है। अब ब्रैकेट का क्रिया करना है तो ब्रैकेट भी आपके पास कई है। सबसे पहले हमें करना है लाइन ब्रैकेट का क्रिया। किसका क्रिया करना है, लाइन ब्रैकेट का, ठीक है। उसके बाद हमें क्रिया करना है छोटी ब्रैकेट का। इस तरीके का जो ब्रैकेट होता है इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन ब्रैकेट का, इसका नहीं, लाइन ब्रैकेट का क्रिया करना है। उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसका क्रिया करना है, इसको मछली ब्रैकेट भी बोला जाता है। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, यानी अगर ब्रैकेट है सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट का ही क्रिया करना है, लेकिन ब्रैकेट में से भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद छोटी, उसके बाद मझली, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करना है, ठीक है। अगला वर्ड है, अगला लेटर है आपका ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी होता है का, यानी उसके बाद आपको का क्रिया करना है, और का मतलब क्या होता है, गुना होता है। उसके बाद डी है, डी फॉर होता है डिवाइड, डी फॉर क्या होता है, डिवाइड, यानी उसके बाद आपको किसका क्रिया करना है, भाग का क्रिया करना है, ठीक है। उसके बाद एम, एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर क्या होता है आपका, मल्टीप्लीकेशन होता है, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है आपका गुना, यानी उसके बाद आपको गुना का क्रिया करना है। उसके बाद ए है, ए फॉर एडिशन, यानी उसके बाद आपको जोड़ का क्रिया करना है। और अंतिम है एस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि उसके बाद आपको घटाव का क्रिया करना है, ठीक है। तो यह सीक्वेंस आपको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑफ यानी इसका मतलब भी होता है गुना, और यहाँ भी है गुना। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यह है कि देख लीजिए बीच में डिवाइड आ गया, भाग आ गया है। तो ओ यानी कि जो ऑफ वाला होगा गुना, ऑफ का मतलब ही गुना होता है, का होता है ना, का मतलब गुना ही होता है। तो इसका वाला जो गुना होगा उसका क्रिया भाग से पहले होगा, और जो नॉर्मल गुना होगा उसका क्रिया भाग के बाद होगा। देख लीजिए, अगर हम आपसे कहे, है ना, अगर हम आपसे कहे 8 का 4 भागा 2, अब यहाँ पे पहले क्या, कौन सा क्रिया करिएगा, पहले गुना का क्रिया करिएगा कि भाग का क्रिया करिएगा। तो ऑफ है तो ऑफ का क्रिया डिवाइड से पहले, तो का क्रिया भाग से पहले। तो 8 गुना 4 क्या होगा, 32, और अब 32 में भाग करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 8 हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में रहता 8, ठीक है, 8 उसके बाद गुना 4 भागा 2। अब हम पहले किसका क्रिया करेंगे, अब हम पहले भाग का क्रिया करेंगे, डिवाइड का क्रिया पहले होगा। तो 8 गुना 4 में भाग करिए 2 से, कितना हो जाएगा 2। तो 8 गुना आंसर कितना आएगा 16। तो इस केस में आंसर हमारा अलग आया, इस केस में आंसर हमारा अलग आया। तो का मतलब भी गुना होगा और इसका मतलब भी गुना होगा, लेकिन का क्रिया जो होगा वह भाग से पहले होगा, और सिंपल जो गुना होगा उसका क्रिया आपका भाग के बाद होगा, ठीक है। तो यह आप सीक्वेंस याद रखिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
अब चलिए हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, बाकी तो आपका केवल माइनस ही है, इसमें जोड़ घटाव गुना भाग तो है नहीं, केवल क्या है आपका माइनस ही है। तो सबसे पहले जो मेन है आपका वो आपका ब्रैकेट ही है, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का क्रिया, तो 27 में से 28 माइनस करिए। यहाँ देखिए, बाकी किसी को मत देखिए आप, केवल लाइन के नीचे जो संख्या है उसको देखिए। तो लाइन के नीचे संख्या जो है वह क्या है 27 माइनस 28, तो 27 में से 28 माइनस करेंगे क्या होगा -1 होगा, यानी इसका मान -1 आ गया। लाइन ब्रैकेट का क्रिया कर लिए। अब जो छोटी ब्रैकेट के अंदर है उसका क्रिया करिए, तो 26 माइनस -1, 26 माइनस -1 यानी 26 प्लस 1, 26 माइनस -1 यानी कितना हो जाएगा 26 प्लस 1, तो 26 प्लस 1 27, इस पूरे का वैल्यू कितना आ चुका है 27 आ चुका है। अब मझली ब्रैकेट का क्रिया करिए, 25 में से 27 माइनस करिए, कितना हो जाएगा -2, तो 24 माइनस -2, यहाँ तक का वैल्यू कितना आया -2, तो 24 माइनस -2 कितना हो जाएगा +26, तो यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया +26 आ गया। और 23 में से 26 माइनस करिए -3, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे -3 हो जाएगा। सीक्वेंस याद रखना है, पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद छोटी, उसके बाद मझली, और अंत में हमें बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, यदि 3 4 ए बी का माध्य 6 है और माध्यिका 5 है और ए का मान छोटा है बी से, तो ए और बी का मान क्रमशः क्या होगा। यानी पहले देख लीजिए ए और बी का मान क्रमशः क्या होगा, मतलब पहले ए का मान बताना है और बाद में बी का, तो ऑप्शन में भी पहले ए का मान होगा बाद में बी का मान होगा। तो आइए हम सबसे पहले माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका कितना दे रखा है 5, इन संख्याओं का माध्यिका क्या होगा, तो कुल मिला के देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 संख्या है, तो 2 लेफ्ट से हटाइए 2 राइट से हटाइए, बीच में कौन बचा ए, तो माध्यिका ए होगा, जबकि यहाँ पे माध्यिका क्या दे रखा है 5, तो ए का वैल्यू 5 होगा। ऑप्शन में देखिए ए और बी का मान क्या होगा, यानी पहले ए का मान, तो पहले 5 किस ऑप्शन में है, एकमात्र ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर होगा। माध्यिका कैसे निकालते हैं, संख्याओं को आरोही क्रम में सजाते हैं और आरोही क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बीच में आएगा वही माध्यिका होगा। ठीक है, तो आरोही क्रम में अगर हम सजा लें तो बीच में देखिए ए का मान छोटा है बी से, यानी कि बी बड़ा है ए छोटा है, तो देखिए 3 4, उसके बाद ए छोटा संख्या है, बी बड़ा संख्या है, छोटा पहले बड़ा बाद में, उसके बाद बड़ा, यानी आरोही क्रम में ऑलरेडी सजाया गया है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो बीच वाला संख्या होता है वही माध्यिका, तो बीच में ए है तो ए माध्यिका होगा, जबकि माध्यिका 5 दे रखा है, तो ए का मान 5, अब ए का मान 5 है तो किस ऑप्शन में पहले 5 है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। इससे ज्यादा हमें नहीं करना है इसके ऊपर, आप चाहे तो माध्य निकाल सकते हैं, माध्य बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है किसी पासे को 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रोबेबिलिटी जो होता है आपका, किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होता है, वह होता है आपका फेवरेबल आउटकम। ठीक है, क्या होता है आपका फेवरेबल आउटकम बट्टा टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बट्टा टोटल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स बट्टा क्या होगा टोटल आउटकम्स। अब यह दोनों क्या होता है उसको हम समझाते हैं अच्छी तरह से। फेवरेबल आउटकम्स बट्टा टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। फेवरेबल मतलब जो हमारे फेवर में हो, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या बोला है, 2 पासा फेंका गया है, तो अगर एक पासा फेंका जाए तो कुल परिणाम आपका 6 होगा। अगर किसी एक पासे को फेंकते हैं तो उसके ऊपर 1 से लेकर के 6 तक का अंक अंकित होगा। पासा यानी जो लूडो आप खेलते हैं उसमें 1 से लेकर के कितना अंक अंकित होता है 6, तो कुल संभावना उसमें क्या होगा 6 ही होगा ना, 1 से लेकर के 6 तक आ सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक पासा फेंका जाए तो 6 का पावर 1 कुल परिणाम 6 होगा। अगर 2 पासा फेंका जाए तो 6 का पावर 2 कुल परिणाम 36 हो जाएगा। अगर 3 पासा फेंका जाए तो 6 का पावर 3 कुल परिणाम कितना होगा 216 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना पासा फेंका गया है, 2 पासे को फेंका गया है, तो 2 पासे को फेंका गया है तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कुल संभावना कितना होगा 36। अच्छा, इस कुल संभावना का मतलब 36 देख लीजिए क्या होगा। 36 कहने का मतलब है कि हो सकता है कि पहला पासा पर 1 आए और दूसरा पासा पर भी 1 आए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहला पे 1 आए दूसरा पे 2 आए। ऐसा भी हो सकता है पहला पे 1 दूसरा पे 3, पहला पे 1 दूसरा पे 4, पहला पे 1 दूसरा पे 5, पहला पे 1 दूसरा पे 6 हो सकता है। अच्छा, उसी तरह से हो सकता है कि पहला पे 2 आए दूसरा पे 1 आए,
उसी तरह से पहला पे 2, दूसरा पे 2, पहला पे 2, दूसरा पे 3, यानी इसमें भी कुल 6 परिणाम बनेगा। फिर पहला पे 3, दूसरा पे 1, इस तरह से कुल 6 परिणाम बनेगा। उसी तरीके से पहला पे 6, दूसरा पे 1, कुल मिला के कितना परिणाम आपका बन जाता है? 36। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल आउटकम्स, है ना। टोटल आउटकम्स क्या बोलेंगे? कुल परिणामों की संख्या। तो अगर 2 पासा को फेंका जाए तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? कुल परिणामों की संख्या आपका 36 हो जाएगा। कुल परिणाम कहने का मतलब क्या होगा कि पहला पासा पे 1 आएगा तो उसका कुल 6 संभावना बनेगा, है ना। पहला पे 1 और दूसरा पे 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। पहला पे अगर 2 आएगा तो वहाँ भी 6 संभावना, पहला पे 3 आएगा वहाँ भी 6 संभावना, यानी कि पहला पे मतलब टोटल जो संभावना है वो आपका कितना हो गया? 36। अब हमें देखिए क्या बताना है इस क्वेश्चन में। आधा काम तो इस क्वेश्चन का हम लोग कर लिए, अब आधा काम बचा हुआ है। टोटल आउटकम्स कितना आ गया? 36। अब हमें बताना इस क्वेश्चन में, हमें खोजना है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जो पूछा जाए। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि आने वाले अंकों का योग 10। तो आने वाले अंकों का योग 10 देख लीजिए कब हो सकता है। अगर पहला पे 6 आए और दूसरा पे 4 आए तो अंकों का योग 10 हो सकता है, ठीक है। अगर पहला पे 5 आए और दूसरा पे भी 5 आ जाए तो अंकों का योग 10 हो जाएगा। अगर पहला पे 4 आए और दूसरा पे 6 आ जाए तो भी अंकों का योग क्या हो सकता है? 10। इससे ज़्यादा तो आपका केस नहीं बन सकता है, फेवरेबल आउटकम नहीं बन सकता है। अंकों का योग 10 कब आएगा? जब पहला पे 6 आए, दूसरा पे 4, पहला पे भी 5, दूसरा पे भी 5, 5 और 5 10, पहला पे 4, दूसरा पे 6। अब कोई हो सकता है पहला पे 5, दूसरा पे 5, तो यहाँ तो आ चुका है। पहला पे अगर हम लेते हैं 6 तो पहला पे 6, दूसरा पे 4 आ चुका है। इसके अलावा और कोई अंक नहीं आएगा जिसके अंकों का योग 10 होगा। तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया? 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 3, टोटल आउटकम हो गया 36, यानी जो प्रोबेबिलिटी होगा वह आपका क्या होगा? 1/12। 3 से काटेंगे 36 को, 1/12, यानी अंकों का योग 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री। अच्छा देखिए, कोई भी पॉलीगन हो उसके आंतरिक और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। आंतरिक और बाह्य यानी एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन लीजिए, कोई भी बहुभुज लीजिए, उसके आंतरिक और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हम कोई एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक है। चतुर्भुज कोई भी पॉलीगन आप ले सकते हैं। अब अगर इधर वाले कोण का मान 70 डिग्री है इंटरनल, तो एक्सटर्नल जो एंगल होगा उसका योग कितना होगा? तो देख लीजिए, सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा पर 180 डिग्री, तो इधर 70 बना है तो इधर कितना बनेगा? 110, यानी कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो कोई भी पॉलीगन लीजिए, आप त्रिभुज भी लेके देख लीजिए। यहाँ पे त्रिभुज है, अगर इधर वाले कोण का माप हम ले लेते हैं 80 डिग्री, तो देख लीजिए बाहर वाला कोण कितना होगा? 100 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री। तो कोई भी पॉलीगन हो उसके आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बोला है कि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का योग 108 डिग्री, यानी प्रत्येक बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा? 180 - 8, यानी कि 72 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? 72 डिग्री। और किसी भी पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन हो, सभी बाहरी कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री, इसमें से प्रत्येक कोण का मान 72 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 360/72, यानी कि 5। तो इस पॉलीगन में कुल मिला के कितना साइड्स हो जाएगा? कुल मिला के 5 साइड हो जाएगा। अब सोचिए जरा सा कि कोई पॉलीगन त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, दशभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल चेंज होता है बट एक्सटर्नल एंगल का सम कभी चेंज नहीं होता है। अब प्रत्येक कोण 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री में को कितने भाग में बांटे कि 360 डिग्री हो जाएगा? 5 भाग में, यानी कि भुजाओं का संख्या कितना हो जाएगा? 5। अगर हम आपसे कहे कि कोई पॉलीगन के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 30 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या तो 360/30 आपको कर लेना है। बस इसको काटिए, भुजाओं का संख्या निकल जाएगा। आंसर क्या होगा? 12 होगा। ओके, यहाँ पे इंटरनल एंगल दिया, इससे एक्सटर्नल निकाल लिए और 360 में एक्सटर्नल एंगल से भाग किए, इससे हमारा निकल गया भुजाओं की संख्या। आंसर विकल्प बी हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से है। बोला है x बराबर r cos थीटा इंटू cos फाई, इसके अलावा y बराबर r cos थीटा इंटू साइन फाई, और z बराबर r sin थीटा ही दे रखा है।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले का हम वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो थीटा का मान कुछ नहीं दे रखा है और साथ में फाई का मान भी कुछ नहीं दे रखा है, तो अपने मन से हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए थीटा के जगह हम ले लेते हैं 0 डिग्री और फाई के जगह भी हम ले लेते हैं 0 डिग्री। कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। थीटा का मान यहाँ पे क्लियर नहीं दे रखा है तो कोई भी एंगल हम ले सकते हैं, 0, 30, 60, 45, बट ऐसा एंगल रखिएगा जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो। अब देखिए थीटा का मान 0 डिग्री है तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। फाई का मान 0 डिग्री है तो कॉस फाई का मान कितना होगा, 1 होता है। तो r गुने 1 यानी कि इस पूरे का मान कितना हो जाएगा आपका, r हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका r हो गया। आगे बढ़िए, कॉस थीटा तो थीटा का मान 0 यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। साइन फाई, फाई का मान 0, साइन 0 0 हो जाएगा यानी यह 0 गुने 1 पूरा टर्म क्या हो गया, 0। यह पूरा टर्म आपका 0 हो गया क्योंकि साइन फाई का मान 0 होता है और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0। उसी तरह से थीटा के जगह 0 तो साइन 0 क्या होगा, 0, 0 गुने r यानी इस पूरे टर्म का मान क्या होगा, 0। तो x का वैल्यू आया r, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू कितना आया, 0। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए x स्क्वायर तो x के जगह r तो r का स्क्वायर, y स्क्वायर तो y का मान 0, 0 का स्क्वायर, z स्क्वायर तो z के जगह भी 0, 0 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी क्या होगा, यह आपका r स्क्वायर ही होगा। तो आंसर हमारा जो बनेगा इस क्वेश्चन का वह क्या बनेगा, विकल्प बी। सिंपल सा आपका थ्योरम है। क्या करना है आपको, थीटा के का वैल्यू खुद से एज्यूम कर लेना है और छोटा से छोटा वैल्यू आपको लेना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे देखिए बोला गया है 3 संख्याओं का लसा, 2 संख्या नहीं है, कितना संख्या है, 3 संख्या, 3 संख्या का लसा इतना और मौसा दे रखा है आपका 6। यदि 2 संख्या 48 और 66 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए जनरली ऐसे क्वेश्चन में यह आता है कि 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या बताइए। तो वहाँ फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लेकिन यहाँ पे 3 संख्या का केस है तो यहाँ पे तीसरा संख्या कैसे निकालेंगे। तो एक चीज का ध्यान रहे, मौसा कितना है, मौसा 6 है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 6 है। तो 6 से जो कटेगा वही हमारा संख्या हो सकता है क्योंकि HCF क्या होता है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्या को काटता है। तो उन तीनों संख्याओं का HCF 6 होगा जिन तीनों को 6 काटेगा। तो 2 संख्या तो हमें पता है कि एक संख्या 48 है, दूसरा 66 है, तीसरा कौन हो सकता है। तो देखिए 6 48 को भी काटा है, 66 को भी काटा है, तो तीसरा संख्या वही होगा जो 6 से कटेगा। तो अब ऑप्शन में चेक करिए कि 6 से कौन कटता है, 6 से 54 कटेगा, यह हो सकता है। 6 से 56 नहीं कटेगा, यह नहीं हो सकता है तीसरा संख्या। 58 भी नहीं कटेगा 6 से, यह भी तीसरा संख्या नहीं हो सकता है। 52 भी नहीं कटेगा 6 से, यह भी तीसरा संख्या नहीं हो सकता है। तो एकमात्र ऑप्शन बचा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तीनों संख्याओं का HCF 6 है तो HCF 6 का मतलब क्या है कि 6 जो है तीनों संख्या को काटेगा। तो 2 संख्या पता है, देख लीजिए इन दोनों को भी 6 काटेगा और तीसरा संख्या को भी 6 जरूर काटेगा। तो तीसरा संख्या वही हो सकता है जिसको 6 काटेगा। तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन है तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जीवा है, यह ए बी क्या है, जीवा है। परिधि के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जीवा को आगे बढ़ाया गया और यह स्पर्श रेखा है ना, वैसी रेखा जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे वह कहलाता है स्पर्श रेखा। तो जब एक जीवा, वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिले उस केस में ना यहाँ पे एक रिलेशन निकलता है। रिलेशन क्या निकलता है, ए बी यानी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी गुना बी डी, ए बी गुना बी डी, अंदर वाले पार्ट को शामिल नहीं करना है, एक बार पूरा लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट पूरा लेना है। तो ए से लेकर के डी, ए डी लेना है ना, ए बी नहीं, क्या लेना है, ए डी लेना है। यहाँ पे हमें ए डी लेना है, ठीक है, ए डी, ओके। चलिए तो ए डी गुना हम क्या लिखेंगे, बी डी बराबर यह जो होता है आपका वह टेंजेंट का यानी जो स्पर्श रेखा होता है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यह आपका थ्योरम है, इस थ्योरम को आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब भी किसी वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिले उस केस में क्या होता है कि AD यानी पूरा यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट गुना बाहर वाला, अंदर वाला को शामिल मत करिएगा, A से लेकर के पूरा D तक गुना BD यानी बाहर वाला बराबर जो टेंजेंट होता है उसका स्क्वायर यानी जो स्पर्श रेखा होगा उसका स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए AD का मान कितना दे रखा है, देखिएगा जरा सा,
यहाँ पे ए बी का वैल्यू 7 है, ए बी का वैल्यू क्या है 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 है, ठीक है। ए बी का वैल्यू 7, डीई का मान 12, डीई का वैल्यू क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में 12 दे रखा है। और बीडी का मान कितना, बीडी का मान नहीं पता है, हम कितना मान लेते हैं x, ठीक है। बीडी का मान नहीं पता, x मान लिए। अब एडी देख लीजिए क्या होगा, एडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यह आपका 7 है, यह आपका x है, यानी 7 + x। एडी का मान क्या होगा 7 + x इंटू बीडी, बीडी का मान क्या होगा b से लेकर के d तक x बराबर डीई का स्क्वायर, डीई कितना है, डीई 12 है, डीई 12 है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। यह क्या होगा आपका 12 का स्क्वायर यानी कि 144। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें बताना है बीडी का मान, ठीक है। बीडी का मान बताना है और बीडी का मान हम क्या माने हैं x, जो पूछता है उसको x मानते हैं, x माने तो x का मान बताना है। तो अब सोचिए जरा सा कि x के स्थान पर कौन सी संख्या ले कि इसका गुणनफल 144 आ जाए। तो ऑप्शन से रख के देखते हैं, x के जगह 7 लेंगे तो 7 और 7 14, 14 7 98 नहीं होगा। 9 लेते हैं तो 7 और 9 16, 16 9 144 हो जाएगा, यानी x का मान क्या होगा 9 हो जाएगा। x के जगह 9 लेते हैं तो 7 और 9 16, 16 9 144। इसको सोल्व करने के लिए मत जाइएगा, नहीं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग सोल्व करेंगे कि x के जगह कौन सी संख्या ले जिससे इन दोनों का गुणनफल 144 आ जाए। 7 लेने पर नहीं होता है, 9 लिए, 7 9 16, 16 9 144 हो गया। तो x का वैल्यू आपका कितना होगा 144, और जो x का मान होगा वही bd का मान होगा, क्योंकि bd को ही हम लोगों ने x माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु पहले 4 सेकेंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकेंड में 16 मीटर की दूरी तय करता है, तो औसत गति क्या होगा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। इसके पीछे जो 2 क्लास हुआ था उसमें हमने बताया था औसत चाल निकालने का तरीका। अब चाल जब भी आएगा तो मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, तो यह देखिए केवल मीटर के फॉर्म में है, तो यह तो कभी हमारा आंसर नहीं होगा। यह केवल सेकेंड के फॉर्म में, यह कभी हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। जब भी चाल आएगा, औसत गति पूछा है, गति मतलब चाल, हमेशा मीटर पर सेकेंड में होगा। अच्छा यहाँ देखिए मीटर सेकेंड -1 लिखा गया है, इसका मतलब मीटर और किसी भी संख्या का पावर नेगेटिव हो ना तो वह बट्टा में आ जाता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड। मीटर इंटू s-1 का मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो अब आपको क्या करना है, कुल दूरी बट्टा कुल समय करना है। तो देखिए पहले तो 18 मीटर और उसके बाद 16, तो 18 + 16 यानी कुल इतना दूरी तय किया है, कितने समय में 4 और 2 6 सेकेंड में। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय कर लीजिए, है ना। क्या करना है आपको, कुल दूरी बट्टा कुल समय, 4 + 2, बस। कुल दूरी कितना तय किया है, पहले 18 मीटर फिर 16 मीटर, कुल दूरी ऊपर, और कुल समय कितना लगा है, पहले 4 सेकेंड फिर 2 सेकेंड। 18 और 16 कितना हो जाएगा 34/6, 34 को 6 से भाग करिए, देखिए कितना वैल्यू आता है, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 0.40, 6 × 6 36, 40, 6 × 6 36 यानी 5.66, 5.66 यानी 5.67, इसके करीब का जो ऑप्शन है उसको हम लोग अपना आंसर चुनेंगे। तो विकल्प सी हमारा आंसर होगा। बेसिकली क्या इसमें जानना था, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल कितना दूरी तय किया है 18 मीटर और 16 मीटर यानी कि 34 मीटर। कुल कितने समय में, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड में, 6 सेकेंड में। पहला 4 सेकेंड में इतना दूरी, अगला 2 सेकेंड में इतना दूरी, तो कुल कितना दूरी 18 + 16 34, कुल कितना समय 6 सेकेंड, कुल दूरी कुल समय, बस। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 8400 और 8652 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्वेश्चन में देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे रखा है, और हम लोगों से क्या पूछा है, ब्याज की दर। दर का मतलब होता है रेट। रेट निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI माइनस साधारण ब्याज यानी कि SI, CI - SI बट्टा, केस 2 साल का हो, CI SI दोनों दे, तो रेट निकालने का यही फॉर्मूला है, CI - SI बट्टा हाफ गुना SI। हाफ गुना SI कहने का मतलब कि जो भी SI होगा उसका आधा, और गुना करेंगे हम लोग 100 से। यह 100 से गुना तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रेट निकालना है और रेट परसेंटेज के फॉर्म में होता है, और 100 से गुना करेंगे तभी कोई डाटा परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो केस अगर 2 साल का हो और हमसे रेट पूछे यानी दर पूछे, तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, CI - SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100। तो आप देखिए कि CI कितना है आपका, इस क्वेश्चन में देखिए CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो बोला है कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना इतना, तो यह साधारण ब्याज यानी SI है, यह चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI है। तो CI - SI करिए तो 8652 में से 8400 माइनस करिए, 252 हो जाएगा,
CI माइनस SI आ गया, CI माइनस SI, इसमें से इसको माइनस करिए 252 बट्टा हाफ गुने SI, जो भी SI है उसका आधा, तो 8400 का आधा कितना होगा 4200, और गुना कितना से करना है 100 से। देख लीजिए यही तो किए हैं ना, CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100, कैलकुलेशन उतना ही करना है आपको। अब सोल्व करिए, 00 से 00 कैंसिल, 42 से काटेंगे, 42 छक्के 252, यानी रेट हमारा कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारा 6%। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा 6%। जब भी CI और SI दोनों पता हो, रेट निकालना हो, केस 2 साल का हो, तो रेट बराबर CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100। CI ज़्यादा होगा, SI कम होगा, इसमें से इसको माइनस किए, बट्टा में इसका आधा 8400 का आधा 4200 और गुना किए हैं 100 से। बस चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला गया है यहाँ पे कि 40 में 8 के दर से पेन खरीदा जाता है और 40 में 6 के दर से पेन बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। अच्छा एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ 40 रुपये में कितना वस्तु खरीदा है, 8 वस्तु खरीदा है, और 40 रुपये में कितना वस्तु बेचा है, 6 वस्तु बेचा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 8 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वह 6 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ऐसा कह सकते हैं ना, 8 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 6 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, इसको C से डिनोट करेंगे, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसको S से डिनोट करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य C रुपए तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य 8 C रुपए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य S रुपए तो 6 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 S रुपए। यह दोनों आपस में बराबर है क्योंकि 8 वस्तु को खरीदा है 40 में ही और 6 वस्तु को बेचा है 40 में ही, तो दोनों जगह क्या है आपका इक्वल है। 40 में 8 खरीदा, 40 में 8 बेचा, यानी जितना में 8 खरीदा उतना में 6 बेचा, कह सकते हैं। अब यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात कैसे निकलेगा, C का वैल्यू निकालना है, C को ढकिए, जो संख्या दिखेगा वह C का मान, S का मान निकालना है, इसको ढकिए, जो संख्या दिखेगा वह S का मान। तो C का मान 6 हो गया, S का मान 8 हो गया। क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, लाभ हानि बता सकते हैं। बोला है हानि या लाभ, तो हानि नहीं, क्या होगा लाभ, क्योंकि वस्तु को खरीदा गया है कम में, बेचा गया है ज़्यादा में, तो लाभ होगा। तो 6 में खरीदा, 8 में बेचा, लाभ कितना का 2 का, 2 का लाभ कितना पे हुआ है 6 पे हुआ है। प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। 6 में खरीदा, 8 में बेचा, तो 2 का लाभ बट्टा में क्रय मूल्य कितना है 6, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। 2 से काटिए, 2 3 या 6, 100 बट्टा 3 यानी कि 33.1 बट्टा 3 यानी 33.33% का क्या होगा इस सौदे में, लाभ होगा। विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला है कि यदि किसी वर्ग के भुजाओं को 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर भुजाओं को बढ़ाया जाए और क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100। और जब मामला आपका वर्ग का हो तो a और b के जगह हम एक ही डाटा लिखेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। तो भुजाओं को 10% बढ़ाया गया तो a का मान कितना होगा 10, b का मान भी कितना होगा 10, फिर यहाँ पे भी आपका प्लस आएगा ए बी यानी कि 10 गुने 10, और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में हम लिखेंगे 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना टाइम्स 1 टाइम्स, 10 और 10 20 और 1 21, यानी 21% का वृद्धि हो जाएगा कहाँ पे, क्षेत्रफल में। भुजाओं में 10% की वृद्धि कहने का मतलब है कि वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा। तो पहले भुजा में भी 10% की वृद्धि, दूसरे भुजा में भी 10% की वृद्धि। तो जब भी दो संख्या गुना में रहे, जब भी दो संख्या गुना के रूप में रहे और उसके गुणनफल में प्रभाव पूछे तो वहाँ पे हम लोग यही ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, जहाँ ए के जगह पहले भुजा में वृद्धि और बी के जगह दूसरे भुजा में वृद्धि। तो भुजाओं में वृद्धि कहने का मतलब है ना, भुजाओं में वृद्धि कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों के मान में वृद्धि हो रहा है। तो ए के मान में 10%, बी के मान में 20%। कहने का मतलब कुल मिला के इतना है कि वर्ग के केस में और वृत्त के केस में जो एक वृद्धि और कमी देगा वह ए और बी दोनों के मान में वृद्धि और कमी होगा। लेकिन आयत के केस में क्या होगा कि लंबाई में वृद्धि कमी देगा वह ए का मान, और चौड़ाई में जो वृद्धि कमी देगा वह आपका बी का मान। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि आंकड़ों के 75% ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों का 25% निम्न चतुर्थक दर्शाता है तो माध्यक यानी बीच वाला क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, 75 25 100 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा 50।
माध्यक निकालना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, 75 25 100, 100 बट्टा 2 कितना होगा 50 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए, एक थैले में नीले और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात नियत है। जब लाल गेंद 68 तो नीला गेंद 36। जब लाल गेंद 68 तब नीला गेंद कितना है 36। देख लीजिए, लाल गेंद 68 तब नीला गेंद 36 और अनुपात नियत है कि जब लाल गेंद का संख्या 68 होगा तो नीला गेंद कितना होगा 36। तो आगे बताइए, आगे आपको क्या बताना है कि अनुपात नियत है, मतलब इतना ही आगे भी अनुपात होगा। लाल और नीले गेंद का आगे भी यही अनुपात होगा, क्योंकि क्या बोला है अनुपात नियत है। लाल और नीला गेंद का क्या है अनुपात नियत है, यानी कि आगे भी लाल और नीला गेंद होगा तो वह इसी अनुपात में होगा। अब आगे बोला है कि जब लाल गेंद आगे नीले गेंद की संख्या 36, आगे नीले गेंद की संख्या अगर 63, यहाँ देखिए अब नीले गेंद की संख्या अगर 63 हो तो लाल गेंद का संख्या, किसका संख्या पूछा है लाल गेंद का संख्या, तो हम x मान लिए और नीले गेंद का संख्या कितना दे रखा है 63। लाल गेंद का संख्या हम x मान लिए, नीले गेंद का संख्या दे रखा है 63। बोला है कि अगर यहाँ पे नीले गेंद की संख्या 63 है तो लाल गेंद की संख्या क्या होगा, तो लाल गेंद x माने तो लाल बट्टा नीला, अनुपात निकल गया लाल और नीला का, और यह भी लाल और नीला का अनुपात है और दोनों अनुपात बराबर होगा, क्योंकि लाल और नीला का अनुपात क्या दे रखा है नियत है, मतलब कि बराबर है। सोल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए, नीचे से नीचे वाला कटेगा, 9 सत्ते 63, 9 चौके 36, 4 से काटेंगे 17 चौके 68, 17 गुणे 7 119, 119 बराबर x का वैल्यू 119 आया। x क्या माने थे लाल गेंदों की संख्या, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।